वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वॉर्म इसलिए बोला है क्योंकि अब थोड़ी-थोड़ी सर्दी पड़ने लगी है, तो मैंने सोचा थोड़ा-सा चलो ठीक है, अब अपनी वीडियो पे बढ़ते हैं आगे। तो आपको तो पता ही है वीडियो आगे बढ़ती है तो उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना होता है, शेयर करना होता है और वीडियो को लाइक करना होता है, जो कि आप लोग कभी नहीं करते हो। बस देख लेते हो, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो आज हमको इस वीडियो में कंप्लीट क्या करना है, पार्ट 3, जिसमें आर्टिकल 12 टू 35 दिए गए हैं, ठीक है। ये काफ़ी लंबा तो नहीं है बट हाँ लेंदी तो है। लर्न करने में आपको 1 डे या 2 डे भी लग सकता है, बिकॉज़ यार इसको ऐसा लर्न तो करना नहीं है कि आज कर लिया, महीने भर याद रहा फिर भूल जाना है। जब अपन को एग्ज़ाम देने हैं अच्छे हाईली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, सो अपन को तो ये बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। इवन जब तक हम एग्ज़ाम देने हैं तब तक तो लर्न होने ही चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा और समझने के आने के बाद भी इवन आपको लर्न भी हो गया होगा। तो यही आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3, ठीक है। वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। सो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। सो ठीक है, पार्ट 3 में दिया गया है आपके आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में, जिसमें मौलिक अधिकार मीन्स फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। मीन्स इसमें मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। तो आपने सुना होगा मौलिक अधिकार, अगर नहीं पता है तो ये आप पार्ट 3 पढ़ोगे आपको पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हमें ये सबसे पहले ये जानना है, देखो और थ्रू तो सब इंडिया से ही लिया गया है, सबके अच्छे अच्छे थॉट्स रहे हैं पहले भी, तो अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, काफ़ी अच्छा ही है, जो कि सबसे मतलब बड़ा लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो देख लेते हैं ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, आर्टिकल है 12 से लेकर 35, ये यूएसए से लिया गया है, ठीक है। तो अब आर्टिकल 12 में दिया गया है राज्य की परिभाषा, सिर्फ इसमें इतना ही दिया गया है। और मौलिक अधिकार को जो आइडिया था वो ओरली किसने बोला था, मौलिक अधिकार की प्रथम मौखिक मांग किसने की थी, एनी बेसेंट ने किया था, जो कि फर्स्ट वुमेन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो प्रेसिडेंट थी, ठीक है। और ऑफिशियली रिटन नेहरू रिपोर्ट में था, और किसने दिया था, मोतीलाल नेहरू ने दिया था, जो कि 1928 में है, में था। और उन्होंने अपनी नेहरू रिपोर्ट के अंदर पे ये ऑफिशियली फंडामेंटल राइट्स की मांग की थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है और ये लर्न करना भी बहुत ज़रूरी है। सो आर्टिकल नंबर 13 देख लेते हैं। संसद को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों की मूल संरचना को परिवर्तित किए बिना संशोधन कर सकती है। मीन्स इसमें जो फंडामेंटल राइट है वो मतलब जो फंडामेंटल राइट है, जो सांसद है, उसके मूल संरचना है, उसको चेंज नहीं भी करे तो भी वो चेंजमेंट संशोधन कर सकती है, ठीक है। अब पार्ट के ही अंदर है बट यहाँ पे आप पार्ट के अंदर आप फर्स्ट ए पार्ट डाल सकते हो, जो कि 14 to 18 आर्टिकल्स दिया गया है। आप आर्टिकल 14 पे देख लेते हैं, जिसमें 14 to 18 समानता का अधिकार मीन्स राइट टू इक्वलिटी दिया गया है, जिसमें 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल दिए गए हैं। तो 14 नंबर का आर्टिकल देखते हैं, विधि के समक्ष समानता। मीन्स इसमें ये दिया गया है कि भारत के जितने भी लोग हैं, पीएम भी हो गया, इवन भिखारी हो गए, गवर्नमेंट सर्वर हो गए, सर्वेंट्स हो गए, प्राइवेट सेक्टर के सर्वेंट्स हो गए, ये सब लोग, ठीक है, इसके अंडर पे आते हैं, ठीक है। बस 2 लोग को छोड़ के जो भारत में राष्ट्रपति है और राज्यों के गवर्नर है, जो स्टेट गवर्नर्स होते हैं, उनको इसमें विशेष प्रावधान देते हुए इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है, समझ गए। जो आर्टिकल 14 है उसमें विधि के समक्ष समानता, जिसमें हर एक व्यक्ति इंडिया से जो है, इंडिया के अंदर रह रहा है, उसको सब एक इक्वल राइट दिया गया है। बस इसमें 2 लोगों को छोड़ के, वो 2 लोग कौन से, राष्ट्रपति है और राज्यों के गवर्नर है, ठीक है। आर्टिकल 361 के तहत विशेष प्रावधान देते हुए इसमें इन लोगों को इंक्लूडेड नहीं किया जाता है, ठीक है। अब आर्टिकल 15 पे देख लेते हैं, बहुत इजी, यहाँ से तो काफ़ी इजी है, थोड़ा ये वाला था समझने वाला, ठीक है। अब 15 देख लेते हैं। धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और
जन्म के स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे इंडिया में कितना हिंदू मुस्लिम चलता है, इवन कोई और भी धर्म हो तो भी ऐसे ही होता है, ठीक है। जाति के ऊपर भी होता है। मूल वंश, लिंग, जन्म के स्थान पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। बट अपने इंडियंस मानते हैं, लड़ाई फिर भी करते रहते हैं। आर्टिकल नंबर 16 देखते हैं। लोक नियोग के अवसर, रोजगार की समानता करवाना, मीन्स उनको जॉब दिलवाना भी सरकार का ही काम है, ऑब्वियसली है ही है, ठीक है। अब उसके अंदर पे देख लेते हैं 16A पे, जिसमें पदों पर मीन्स जो पोस्ट होती हैं जॉब वाली, उनमें SC और ST के जो आरक्षण हैं उनको प्रावधान दिया जाएगा। आर्टिकल 17 जो कि इम्पोर्टेंट है, आप लगा भी इम्पोर्टेंट तो आपको, अछूत परंपरा का अंत, मीन्स जो देख लेते अरे यार ये तो वो चमार है, कुमार है तो इनका पानी मत पियो, ऐसा आपने सुना होगा। मैंने तो भाई बचपन में ही सुना था, अब तो नहीं सुनती उतना। तो ये इन सब परंपराओं का अंत किस आर्टिकल के अंदर होता है? आर्टिकल नंबर 17। अब आर्टिकल नंबर 18 देख लेते हैं। तो इस वाले आर्टिकल में है जो उपाधियों का अंत, मीन्स इसमें जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी है अपने आगे डॉक्टर लगाया रहता है, इंजीनियर लगा लेते हैं, तो ये सब इलीगल माना गया है इस आर्टिकल के अंडर पे, ठीक है। तो इसमें कर्नल हो गए, मेजर्स हो गए, PhD वाले डॉक्टर्स हो गए, ये सब लोग ही अपने नाम के आगे उपाधि का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ और कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 19 देखते हैं। उससे पहले स्वतंत्रता का अधिकार मीन्स राइट टू फ्रीडम पे दिया गया है, जो कि 19 से लेके 22 तक के आर्टिकल इसके अंडर पे आते हैं। तो अब 19 नंबर का आर्टिकल देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही ये वाला 19 तो ऐसे ही लर्न हो जाएगा कि जब इसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है तो 19 to 22 तक, तो 19 वाला इसी के बारे में बात करेगा, है ना। अब इसमें आपको दिए गए हैं 19 के 5 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला 19 का ये पार्ट देख लेते हैं। आर्टिकल 19(1) क्या कहता है? इसमें बोलने की स्वतंत्रता है, मीडिया की स्वतंत्रता है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, ठीक है, ठीक है। बस इस वाले 19A(1) में ऐसा इस वाले में बताया गया है। अब 19(2) आर्टिकल में देख लेते हैं कि इसके अंदर शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता के विषय में बताया गया। मतलब चुपचापी से आप कोई भी अपना सम्मेलन आराम से कर सकते हो, किसी को भी परेशानी ना हो, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ऐसा कुछ भी नहीं हो, तो वो शांति समारोह करके आप अपने सम्मेलन को समाप्ति कर सकते हैं, राइट। अब 19(3) क्या बोलता है? संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। 19(4) क्या बोलता है? भारत में कहीं भी घूमने विचरण करने की स्वतंत्रता। आप कहीं भी भारत में घूम सकते हो, ठीक है। थोड़ा पैसा लगेगा यार, तो वो लगने दो ना, बट ऐसा तो नहीं रोक टोक है, तो वो भारत में घूमने की स्वतंत्रता है। 19(5) का पार्ट में दिया गया, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है। मीन्स आप इंडिया के किसी भी कोने में जाके अपना घर बनवा के रह सकते हो आराम से। हमारा आर्टिकल 20 आता है, जिसमें अपराध को दोष सिद्ध करने के संदर्भ में संरक्षण के विषय में बताया गया है। मतलब इसमें ये बताया गया है, अगर आप कोई क्रिमिनल के बारे में आप बता रहे हो तो उसको अपने लिए एक वकील ढूंढने का राइट है। वो अपने लिए कुछ वो बोल सकता है कि नहीं मैं वो सीधी बात है, उसको अपना जो उसने किया है वो प्रूफ करने का है कि नहीं भैया मैंने नहीं किया है। इस आर्टिकल में आपको ये पढ़ना है। अब आर्टिकल नंबर 21 आता है, जो कि इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लगा भी है तो आप मेरे नोट्स से देख सकते हो। अगर मैं भूल जाऊँ आपको बताना, सो प्लीज़ आप लोग इतना तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। तो 21 आर्टिकल बोलता है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता एवं एकांत क्या अधिकार, मीन्स राइट टू प्राइवेसी। अपने घर वाले तो नहीं देते हैं, सरकार तो दे ही रही है। तो बट फिर भी ये तो बहुत जल्दी याद हो जाने वाला है भाई, है ना। आप 21A में चलते हैं। इसको 88वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था, जिसमें से 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। मीन्स ये जब अबेंडेंट हुआ था 88 अबेंडेंट, इंग्लिश वाले प्लीज़ नोट डाउन। तो 88 संशोधन जब हुआ था 2002 में,
तो इसमें बताया गया था कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कंपलसरी है और सरकार की तरफ से मुफ्त भी है। ठीक है, तो ये भी आपको लर्न हो जाएगा। नहीं हो तो फिर से रिपीट कर लेना, वीडियो को पॉज करके फिर से चालू कर लेना यार। ठीक है, आर्टिकल 22 देख लेते हैं, गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। ठीक है, अब 23 से लेके 24 तक में शोषण के विरुद्ध अधिकार का एक ये पार्ट दिया गया है आपके थर्ड नंबर पार्ट में। ओके, तो आर्टिकल 23 में दिया गया है मानव तस्करी एवं बाल श्रम, यहाँ पे लिखना ही भूल गई मैं, बाल श्रम पर प्रतिबंध का प्रावधान। मीन्स जो छोटे बच्चे हैं उन पर काम करने का प्रेशराइज नहीं हो। आर्टिकल 21 के तहत उनको पढ़ाई करवाई जाए। उनको जब तक इतना दिमाग तो आ जाए, भाई इतने पैसे ऐसे कमाए जाते हैं तो कम से कम वो अपना कुछ तो कर लेंगे, वरना पढ़ाई लिखाई होगी नहीं तो कहाँ से वो कुछ करेंगे। ठीक है, अब 24वां आर्टिकल देख लेते हैं, बाल श्रम पर प्रतिबंध का प्रावधान। इसमें बाल श्रम में जो बच्चे कहीं ढाबे पे कहीं स्कूल में कुछ काम करते हुए नजर आए उनको तुरंत भगा दो भैया। इस वाले आर्टिकल से ना आपको जेल भी हो सकती है, बच्चों से काम नहीं कराना पड़ता है। अब 25 to 28 आर्टिकल्स इस वाले पार्ट के अंदर आते हैं। मीन्स थर्ड वाले पार्ट में भी 2-3 पार्ट्स हैं। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो ला के दे दूँगी वो जस्ट इसके बाद ही, तो उसमें आप वो थोड़ा जो कन्फ्यूज़न हो ना, मैं पार्ट बोल रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। बट आप न्यूमेरिकली सीक्वेंस वाइज देखोगे ना तो एकदम सही जा रहे हैं अपन लोग। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 25 to 28 आर्टिकल इसके अंदर पे आते हैं, तो ये देख लेते हैं। 25 आर्टिकल बोलता है कि भारत में किसी भी धर्म एवं उसके रिवाजों को मानने का अधिकार है। मतलब जो भारत है वहाँ पे तो बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, तो वो लोग अपना अपना धर्म मान सकते हैं, इसमें उनका अधिकार गवर्नमेंट खुद देती है। ठीक है, 26वां आर्टिकल देख लेते हैं, धार्मिक कार्यक्रम एवं धार्मिक सम्मेलन को करने की स्वतंत्रता। जैसे कि सबसे ज़्यादा फेमस है कुंभ का मेला, तो सबसे फेमस ही, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उसको बोलते हैं कि मतलब स्पेस से भी देखा जा सकता है। तो ये जैसे धर्म बोल दिया, कुंभ का मेला जैसे वही हो गया, धार्मिक कार्यक्रम हो गया, धार्मिक सम्मेलन हो गया, तो उन सब की स्वतंत्रता है। इवन गवर्नमेंट भी साथ देती है, पुलिस साथ देती है कि लड़ाई झगड़े ना हो, ज़्यादा भीड़ ना हो, भीड़ भी हो तो कुछ मतलब ब्लास्ट वगैरह ना हो, ये सब देखने का भी गवर्नमेंट उन लोगों को सपोर्ट करती है। ठीक है, अब 27 आर्टिकल देख लेते हैं कि भारत के प्रत्येक धार्मिक आय की कर फ्री मानी जाएगी। मीन्स जो मंदिर में चंदा वंदा इकट्ठा हो जाता है ना, फिर भगवान जी के लिए या कुछ या मंदिर के लिए कुछ करवा दिया जाता है, या फिर कुछ लोग ही अच्छे आ जाते हैं तो वही मंदिर का निर्माण करवा देते हैं, वही सब, तो उनके लिए ना कोई टैक्स नहीं लगता है, वो सिर्फ फ्री होता है। ठीक है, सिर्फ मंदिर नहीं है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, क्रिश्चियन लोगों का चर्च भी है, तो उन सब के लिए ये कर फ्री माना गया है। आर्टिकल 28 देख लेते हैं, भारत के किसी भी शैक्षणिक मीन्स इसमें गुरुकुल है, इस संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। लेकिन भारत के आई डोंट नो व्हाट इज़ रिटन दिस, बट इसका मतलब होता है कि जिनकी संख्या भारत में कम है, मीन्स ऐसे स्कूल की जो काउंटिंग्स है वो इंडिया में काफ़ी कम है, जिन स्कूलों में क्या बोलते हैं संस्कृत या पढ़ाई जाती है या धार्मिक चीज़ें पढ़ाई जाती है, ऐसे इंडिया में भी काफ़ी कम स्कूल हैं। तो वो इसका ये मतलब है, को अधिकार है कि वह अपने लिए धार्मिक शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो चाहें तो अपने इंडिया में ही वो कर सकते हैं। ठीक है, जिसको गुरुकुल बोलते हैं, जहाँ पे सारी शिक्षा तो दी जाती है, संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। आजकल कोई स्कूल में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती है, तो ठीक है। और सबसे मेन धार्मिक शिक्षा जो अब नहीं पढ़ाई जाती है यार, वो इसके तहत कर सकते हैं। सो गाइस, अब नेक्स्ट पे हम देखना है कि सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। मीन्स इसमें संस्कृति से रिलेटेड है, मीन्स हमारा कल्चर से रिलेटेड है, एंड दिस इज़ रिलेटेड टू अवर स्टडी, हाउ वी स्टडी और व्हाट वी स्टडी। ठीक है, ये आता है इसमें। ठीक है, तो आर्टिकल 29 में देख लेते हैं, संस्कृति प्राप्त करने का अधिकार है। संस्कृति जो हमारे घर से मिलती है वही होती है यार। ठीक है,
तो संस्कृति प्राप्त करने का अधिकार है इसमें। आर्टिकल 30 पे देख देते हैं, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें आर्टिकल 21 में बताया गया है कि 6 ईयर टू 14 ईयर तक के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का अधिकार होना चाहिए और दी भी जाए। ठीक है, अब आर्टिकल 31, इसलिए मैंने क्रॉस लगाया, इसको आर्टिकल 19A में परिवर्तित किया गया है। मतलब इसको 31 को उठा के 91A वाले आर्टिकल में रख दिया गया है, तो यहाँ से इसकी काउंटिंग अलग कर दी गई है। समझ में आ गया आपको? ठीक है, सो अब इसमें हमारा लास्ट बचा है, मीन्स फाइनली लास्ट तक आ ही गए। मेरा मतलब कि थर्ड वाले पार्ट में कितने थे, तो पार्ट 3 इक्वल टू थे 12 to 35, राइट। तो हमने 12 से लेकर 31 तक, 31 तो है ही नहीं, तो 30 तक कंप्लीट कर लिए हैं, मीन्स अपनी वीडियो में भी, इवन अपने लर्निंग में भी। सो अब आप लोग खुश हो सकते हो यार। ठीक है, तो अब हमें कितने पढ़ने हैं, 22 से लेके 35 तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इसका 4 पार्ट। ओके, और आप जल्दी से इसका पार्ट भी देख लेते हैं, जिसमें दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो इस आर्टिकल में 32 देख लेते हैं। इस आर्टिकल के तहत यदि हमारा कोई मौलिक अधिकार हमसे छीना जाता है, तो हमें अधिकार होता है कि हम सीधे उच्चतम न्यायालय में जाके आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई हमसे ज़बरदस्ती करता है ना, फंडामेंटल राइट्स छीनने के लिए छीना जाता है, तो हम सीधे उच्च न्यायालय पे जा सकते हैं। मीन्स हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधे वहाँ जाके आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें इसके तहत 5 तरह के समावेश निकलने की शक्ति दी गई है। ठीक है, जिसमें ये आपको 5 लर्न करनी है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला फर्स्ट वाला आपको इम्पोर्टेंट है, तो ये ज़रूर से कर लेना, ये मत भूलना। और ये जो यहाँ नीचे लिखा है, इसका मतलब ये सारी रिट्स भी बोली जाती हैं इनको इनको रिट्स भी बोला जाता है। सो ये सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही इनको जारी किया जा सकता है, हाई कोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास इतना नहीं प्रावधान, पावर, प्रोविज़न नहीं होता है इतना। ठीक है, तो आप ये भी लर्न कर लें। सिर्फ आपको इतने ही आपको सिर्फ इनके नाम ही आपको लर्न करने हैं कि ये आर्टिकल 32 में आपके आते हैं। अगर आपसे कोई आपका मौलिक अधिकार आप करता है, तो आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके आप कंप्लेन कर सकते हो, जल्दी से नहीं, बट ऐसा कोई करता नहीं है, बट बताया है सिर्फ इस आर्टिकल के अंडर पे आपको इतना सारा आपको क्या बोल सकते हैं, फैसिलिटी दी गई है। ठीक है, सो आर्टिकल नंबर 33 पे देख लेते हैं। संसद भी आर्टिकल 33 के अंतर्गत कानून बनाकर उनकी सेवाओं का अनुचित निर्वहन अनुचित करने तथा अनुशासन के रखरखाव के लिए, ये सिर्फ इसको समझाने के लिए था। ठीक है, जो मेन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं और पुलिस बल के सदस्यों के मूल अधिकारों को अनुप्रयोग को प्रतिबंध कर सकती है। मीन जो उनको पावर दी जाती है, वो उनके लिए भी अनुप्रयोग में प्रतिबंध कर सकती है। मीन्स उनके लिए भी कभी कभी वो हो सकती है। ठीक है, बट आपको जो इस 33 वाले में जो मेन है, वो आपको यहाँ से लेके सिर्फ इतना ही है, जो कि मैंने हाईलाइट करके रखा है। ठीक है, तो अब 34 आर्टिकल देख लेते हैं। ये है मीन्स 1948 के संविधान जो हुआ था, उसका भाग नहीं था। इसको 14 to 16 नवंबर के बीच में 1949 में अपनाया गया है। मीन्स इसके अंडर पे सीधी सादी भाषा में बताऊं तो 34 वाला मार्शल है, अरे गलत ही लिख दिया। ठीक है, मार्शल लॉ होता है, जो कि ये कब अपनाया गया था, 14 से 16 नवंबर के बीच में। जो 14 नवंबर 1949 और 16 नवंबर 1949 के बीच में इसको अपनाया गया था। ठीक है, मार्शल लॉ क्या होता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फिर आप पढ़ लो। फिर मैं आपको बता देती हूँ। अगर कोई एक टीम है, बी टीम है, या फिर कोई एक सेना है, एक दूसरी सेना है,
ठीक है, तो वो लड़ेगी तो आपस में कोई एक तो जीतेगी ही ना। अब जो जीतेगी वो उसके वहाँ पे जाके क्या करेगी, राज करेगी। अब राज करेगी तो हो सकता है भाई प्रजा को नया राजा पसंद ना आए, तो वो कम से कम विरोध ना कर सके, इसलिए मार्शल लॉ लगाया जाता है, जिसके लिए जो वहाँ की प्रजा है वो आपके अंगेज खड़ी होकर ना आपके मुँह ना चलाए। ठीक है, बस यही है। सो आर्टिकल नंबर 35 ए है, ठीक है, जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें 30 अक्टूबर 2019 को ख़त्म कर दिया था, जिससे कि जो सिर्फ ये लोग स्टेट्स थे, केंद्र शासित प्रदेश बोल दिए गए हैं जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट ऑब्वियसली आपको पता ही है, नेक्स्ट हमारा पार्ट होने वाला है 4 नंबर का पार्ट। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।